हेलो एवरीवन, मेरा नाम अपूर्व शाही है एंड मैंने रिसेंटली 20th दिसंबर को एपी सेट दैट इज़ आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चरशिप मैंने क्लियर करा है विद 61.33% मार्क्स इन जनरल कैटेगरी फॉर इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट। मेरी स्टार्टिंग की मैं बेसिकली बिहार के बहुत छोटे से शहर मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ एंड मेरी स्टार्टिंग की स्कूलिंग एक कॉन्वेंट स्कूल के थ्रू सीबीएसई बोर्ड से हुई। आफ्टर दैट मैंने अपने इंटरेस्ट को फॉलो करा एंड मैंने बैचलर बीए ऑनर्स इंग्लिश लिटरेचर प्रेस्टीजियस यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट करा है। इसके बाद मैंने अपने इंटरेस्ट को और फर्दर डिपेंड किया एंड मैंने मास्टर्स भी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की। आफ्टर कंप्लीटिंग माय मास्टर्स आई गेट टू नो अबाउट the importance of state eligibility test for the post of assistant professor and lectureship, and उसके बाद I'm trying all in order to clear all the state eligibility tests as much as I can. Now comes to the paper 2 portions. पेपर 2 को हम लोग कैसे कंप्लीट कर सकते हैं? पेपर 2 काफ़ी हद तक नेट के पेपर से मैच करता है। जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादातर जो पोर्शंस होते हैं उसको आप 10 टॉपिक में डिवाइड कर सकते हो। दो आई अगेन से दैट ये पेपर 2 का सिलेबस स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट फ्रॉम स्टेट टू स्टेट डिफर कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हैव अ थोरो नॉलेज अबाउट द सिलेबस ऑफ अ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट इन विच यू आर अपियरिंग, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। In Andhra Pradesh state eligibility test, there was at least 8 to 10 topics that you have to cover. There is drama, then there is fiction novel, then there is Indian writing, then there is world literature, then there is literary theory, then there is culture studies. तो इस तरीके के टॉपिक्स में आप बांट सकते हो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉवेल से। तो नॉवेल या फिक्सन जो है बहुत ज़्यादा होता है और उसको कवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। तो उसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा इसके लिए स्टूडेंट ज़्यादातर स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चौसर एज से, और वो कंप्लीट करते करते वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एरा तक आते आते बहुत थक जाते हैं। आई विल से दैट फर्स्ट जो मैंने स्ट्रैटेजी ऑप्ट की उसमें मैंने क्या किया कि मैंने नंबर ऑफ़ राइटर्स को पिन डाउन करना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने तकरीबन 800 राइटर्स को पिन डाउन करा था। उसके बाद मैंने इंडिविजुअल राइटर्स के वर्क को नोट डाउन स्टार्ट किया, उनके बारे में पढ़ना स्टार्ट किया एंड उसके थ्रू मैंने जो है एक डिटेल नोट्स तैयार किया जिससे मुझे कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया हो सके कि उस पीरियड में उस पर्टिकुलर एज में एक स्पेसिफिक राइटर किस तरीके की राइटिंग्स लिखता था। सपोज़ हम बात करते हैं एलिजाबेथन जैकोबियन एज की, तो एलिजाबेथन एज का सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट कैसा था, जैकोबियन एज का सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट कैसा था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस किस तरीके से लिटरेचर को अफेक्ट करते हैं। तो ये सब जो फैक्टर आता है तो वो बहुत ज़्यादा आपको क्लैरिफिकेशन देता है कि आप किस तरीके से उसको अरेंज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट थिंग इज एक और चीज़ जो लोग फिक्शन में करते हैं कि फ़िक्शन प्रिपेयर करते वक्त वो पूरा का पूरा फिक्शंस को सोचते हैं कि एक बार मैं ब्रिटिश कंप्लीट कर लूँगा, फिर अमेरिकन कंप्लीट कर लूँगा, फिर वर्ल्ड लिटरेचर का फिक्शन कंप्लीट करेंगे। ऐसे में नहीं हो पाता है। मैं क्या करता था कि जो भी इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं उनके फिक्शन को नोट करता था, इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर दे आर एफ्रो अमेरिकन, वेदर दे आर अमेरिकन, वेदर दे आर कैनेडियन और वेदर दे आर ब्रिटिश लिटरेचर। तो और उन सब चीज़ों को नोट करते जाता था। सो आप एक तरीके का एक कैटलॉग बना लो जहाँ पे आप स्टार्ट करो कि आपको एक स्पेसिफिक राइटर से स्टार्ट करना है एंड आपको एक स्पेसिफिक एज के एक पर्टिकुलर राइटर पे एंड करना है। एक वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड इज़ दैट कि पेपर 2 के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप कंसिस्टेंसी कितना मेंटेन कर सकते हैं। यू कांट प्रिपेयर फॉर ऑल दोज थिंग्स इन जस्ट 15 to 20 in 1 month or in 2 months. You have to be rigorously preparing it for at least 4 to 5 months. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसके लिए मैंने बहुत अच्छा एक स्ट्रैटेजी ऑप्ट किया था। मैंने माइंड मैप बनाना स्टार्ट किया। माइंड मैप से मुझे क्या होता था कि समरी और उसका एनालिसिस बहुत अच्छे से मुझे बन जाता था एंड जिसका मुझे समरी बहुत याद करने में दिक्कत होता था उससे रिलेटेड मैं या तो मूवीज़ देखना प्रेफर करता था जिससे मुझे एक क्रिस्प आइडिया जनरेट हो सके कि वो नॉवेल किस बारे में, कैरेक्टर्स के नाम मैं नोट कर सकूँ, या मैं एक शॉर्ट हैंड में लिख के और उसको मैं अपने वॉल पे चिपका देता था जिससे मैं हर रोज़ देखूँगा तो एक बाय डिफ़ॉल्ट वो दिमाग में प्रिंट हो ही जाएगा और धीरे धीरे आप उसको याद अटेन कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट माइंड मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेट होता है। पेपर 2 is contains 100 questions of 2 marks, so it is of 200 marks and in total 300 marks का total state eligibility test होता है।
इसमें हम क्या कर सकते हैं कि ड्रामा में अगर हम शेक्सपियरियन एज से भी स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप एक चीज़ इंपॉर्टेंट करें कि जो पॉपुलर राइटर हैं उसको तो हर कोई पढ़ते हैं, बट लीस्ट पॉपुलर राइटर जो बहुत ज़्यादा उस वक्त वोग में नहीं था, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जिससे आपको एक इन डेप्थ नॉलेज जनरेट हो सके कि उस कल्चरल सिनेरियो में किस तरीके से पढ़ा जाता था। Another important thing that I'll say it from my experience of clearing Andhra Pradesh State Eligibility Test is that कि ज़्यादातर क्वेश्चंस वैसे आते हैं जो लीस्ट पब्लिश है या जो लीस्ट पॉपुलर हैं, जैसे डायरी राइटिंग से क्वेश्चंस आते हैं, ग्रेट फायर ऑफ लंदन से क्वेश्चंस आए हैं। तो आप वैसे टॉपिक्स को ज़्यादा एक्सप्लोर करनी चाहिए जो कि लीस्ट पब्लिश हैं। ड्रामा में और सबसे इम्पोर्टेंट अपार्ट फ्रॉम यू कवर ब्रिटिश लिटरेचर, जैसे ड्रामा में अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो अगर आप चौसेरियन एज से प्रोलोग टू कैंटरबरी टेल्स से स्टार्ट कर रहे हो, उसके बाद आप शेक्सपियरियन एज में आते हो, आप शेक्सपियर और बेन जॉनसन को कवर करते हैं, देन जैकोबियन एज में आते हो, देन देयर इज ऑगस्टिन एज एंड देन देयर इज रोमांटिक एज। रोमांटिक एज आते आते तक ड्रामा का वो एक खत्म हो जाता है, बट स्टिल वो बिकॉज ऑफ पोस्ट मॉडर्न एरा, दैट इज वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2, थोड़ा बहुत एब्सर्ड थिएटर का जनरेशन हो जाता है। तो आपको इन सब चीज़ों पे गौर करना है कि टाइप ऑफ थिएटर्स को भी आपको दिमाग में रखना है। जैसे एब्सर्ड थिएटर से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, इसको आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। जैसे मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न से ड्रामा में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बिकॉज उस टाइम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस चल रहा था। जैसे सैमुअल बेकेट की एक ड्रामा है वेटिंग फॉर गॉडेट, इससे क्वेश्चन स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में स्पेशली इन आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में तकरीबन 2014 से 2019 में तकरीबन ये हर साल पूछे गए हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ ड्रामा पे भी फोकस करना है कि कैसा ड्रामा था, एब्सर्ड ड्रामा, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से रिलेटेड ड्रामा, तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। देन आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आता है कि फीमेल राइटिंग को भी आपको फोकस करना है। फीमेल राइटिंग क्या है? फीमेल राइटिंग एक बहुत वास्ट एरा है। फीमेल राइटिंग में आप क्या क्या कवर कर सकते हो? फीमेल राइटिंग में आप कवर करोगे कि फीमेल राइटिंग में एक आप उसको एक पर्टिकुलर डोमेन में अटेंड नहीं कर सकते हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ फीमेल राइटर का है कि फीमेल राइटिंग में आप नॉवेल भी आ जाता है, ड्रामा भी आ जाता है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश भी आ जाता है। तो आपको उसको अटेंड करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा समय लगेगा। जैसे आप एफ्रा बैन का ओरोनुको को पढ़ रहे हो, तो इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द फर्स्ट फीमेल ड्रामेटिस्ट टू राइट ड्रामा। तो आपको ये सब चीज़ नॉलेज में रखना पड़ेगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम जब पेपर 2 को बाइफरकेट करते हैं, तो इस चीज़ का रखना है कि कैटलॉगिंग हम बहुत अच्छे से करें। जैसे फिक्शन के बारे में मैंने बता दिया, ड्रामा के बारे में बता दिया, देन देयर इज़ पोइट्री। पोइट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पोइट्री को अगर स्पेशली इन द रोमांटिक एजेस की पोइट्री, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, शेली, कीट्स, जो ये इन सब का है, ये सदे, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स और उससे रिलेटेड जो पोइट्री है उससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो आपको पोइट्री के टाइप्स ऑफ पोइट्री एंड किस तरीके का ट्रेंड सेट में आ रहा है उसको भी प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। अगर हम पोइट्री को जब हटाते हैं तो उसके बाद अदर थिंग आता है इंडियन राइटिंग। इंडियन राइटिंग बहुत वास्ट है और बहुत डीप है। द वन थिंग दैट आई हैव सीन कि नेट में ज़्यादा क्वेश्चन इंडियन राइटिंग से नहीं आते हैं, बट इफ़ यू आर टेलिंग इट अबाउट सेट, यहाँ पर डिफ़र कर जाता है नेट एंड सेट के स्ट्रैटेजी में। सेट में बहुत सारे क्वेश्चन आपको इंडियन राइटिंग से आएगा। जब मैं आंध्र प्रदेश सेट में अपेयर हो रहा था, तो जब मैंने क्वेश्चन देखा तो तकरीबन 17 से 18 क्वेश्चन इंडियन राइटिंग से आए हुए थे, एंड स्पेशली फ्रॉम साउथ इंडियन लिटरेचर, साउथ इंडियन दलित लिटरेचर, फेमिनिस्ट इंडियन फीमेल राइटर्स। जैसे क्वेश्चंस वेयर फ्रॉम गिरीश कर्नाड, इनसे बहुत क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आपको जैसे गिरीश कर्नाड का एक ड्रामा है तुगलक, फिर है तालेदंड, इन सब को आपको रिगरसली पढ़ना है और आपको स्ट्रैटेजाइज करना है कि किस तरीके से मैं इंडियन राइटिंग को कवर कर सकता हूँ। इंडियन राइटिंग का में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन लेता है ड्रामा। ड्रामा में सबसे पहले आप स्टार्ट करते हो एलिजाबेथन एज से, देन यू कम्स टू द जैकोबियन एज, देन टू द रेस्टोरेशन एज, कैरोलाइन एज। इन सब चीज़ों को आपको रिगरसली पढ़ना पड़ेगा। ऑगस्टिन एज को पढ़ना पड़ेगा। इन द सेम टाइम आपको डायरी राइटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो आपको डायरी राइटिंग्स को समझना पड़ेगा। उसके बाद जब मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न आता है, तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का एक सिनेरियो बनता है और एब्सर्ड थिएटर को लेके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको टाइप्स ऑफ ड्रामा एंड उनसे रिलेटेड जो कॉन्टेम्प्रेरी कल्चरल थ्योरीज है उससे भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको वो भी प्रिपेयर करना होगा। ये तो हुआ कि ड्रामा को आप कैसे करोगे। नॉवेल में आप ब्रिटिश लिटरेचर को भी अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हो, तो इट इज़ मोर देन इनफ टू क्रैक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। बट
मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभार वर्ल्ड लिटरेचर एंड वर्ल्ड फिक्शन से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर को कर रहे हो तो देन आई विल से दैट कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स को आप ज़रूर कवर करें, जैसे कि थॉमस हार्डी को आप ज़रूर कवर करें। हार्डी के ऑलमोस्ट सारे नॉवेल्स ज़रूर से ही क्वेश्चंस में आते हैं। एक चीज़ मैं बताना भूल गया दैट जब आप प्लेस को कवर कर रहे हो तो प्लेस में जैसे हाँ जो जैसा कि मैं बता रहा था कि आप नॉवेल्स में जो है पर्टिकुलर एजेस में आप कैटलॉगिंग करते हो, वैसे ही ड्रामा में भी पर्टिकुलर एजेस है कैटलॉगिंग करने का। एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलाइन एज, ऑगस्टन एज, रोमांटिक एजेस, जो वर्ल्ड वार आती है तो आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकंड वर्ल्ड वॉर आता है तो उसको आपको प्रिपेयर करना होगा। उसमें एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस का एक कॉन्सेप्ट जनरेट होता है तो उससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। एब्सर्ड थिएटर से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो आपको ये प्रिपेयर करना पड़ेगा। मॉडर्न में अगर आप कर रहे हो तो JB शॉ के ज़्यादातर प्लेस को आप ज़रूर कवर करें, बिकॉज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में अभी वहीं रुकिएगा। JB शॉ के प्लेस से क्वेश्चंस बहुत ही बनते हैं। और जब आप ड्रामा को जब आप कवर कर लेते हो देन देयर इज़ फिक्शन। फिक्शन में आपको ब्रिटिश फिक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। थोड़ा बहुत आप एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर एंड दलित फेमिनिस्ट लिटरेचर पे भी आप काम कर सकते हो, बट आपको एक मेन फोकस आपको ब्रिटिश लिटरेचर पे ही रखना है। ब्रिटिश लिटरेचर में आपको हार्डी को ज़रूर कवर करना है। हार्डी बहुत इंपॉर्टेंट आता है। हार्डी से क्वेश्चंस हमेशा ही बनते आए हैं, जैसे टेस्ट से उसका एक नॉवल है टेस्ट से क्वेश्चंस बने थे, जूड द ऑब्सक्योर से क्वेश्चंस बने थे, द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको ये ज़रूर प्रिपेयर करके रखना होगा। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की बात करते हैं। इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश में आपको अगर आप स्टार्ट करें तो इसमें बहुत सारे राइटर्स इंक्लूड होते हैं। इसमें मराठी लिटरेचर्स भी आ जाता है, दलित लिटरेचर भी आ जाता है, गिरीश कर्नाड जैसे आ रहे हैं, और ये गिरीश कर्नाड बहुत पॉपुलर इंडियन राइटिंग में ये एक्नॉलेज किए जाते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको खुशवंत सिंह को ज़रूर पढ़ना पड़ेगा। खुशवंत सिंह से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे ट्रेन टू पाकिस्तान से क्वेश्चंस आया हुआ था, तो आपको इनको जो है प्रिपेयर करना पड़ेगा। इंडियन राइटिंग में एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना पड़ेगा कि पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसको इंडियन राइटिंग के कॉन्सेप्ट से कोरिलेट करके आपको एक आइडिया जनरेट करना पड़ेगा। ये तो हुआ कि इंडियन राइटिंग इंग्लिश को कैसे पढ़ते हैं। एक सबसे बड़ी गलतियाँ जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स करते हैं वाइल ड्यूरिंग द प्रिपरेशन फॉर पेपर 2 इज़ दैट कि वो हडसन या एल्बर्ट एडवर्ड की बुक पढ़ते हैं। नो डाउट ये सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं, मैंने भी जो है एक बेस डेवलप करने के लिए मैंने ये सब बुक्स पढ़ा था, बट जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, एंड आप एक सब्जेक्टिव अप्रोच से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को क्रैक नहीं कर सकते हो। आपको बहुत एनालिटिकल होना पड़ेगा और बहुत आप ऑब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ माइंड से आपको पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं सबसे ज़्यादा सजेशन करूँगा कि आप राइटर्स को नोट डाउन कर लीजिए। राइटर्स को नोट डाउन करने के बाद उनके इंडिविजुअल वर्क्स को कीजिए। इंडिविजुअल वर्क्स को भी आप क्रोनोलॉजिकल अरेंज कीजिए, बिकॉज ज़्यादातर टाइम्स क्वेश्चन आते हैं कि क्रोनोलॉजी सेट करने के लिए या मैच द कॉलम सेट करने के लिए, तो आप क्रोनोलॉजी में जब आप पढ़ोगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट बाकी क्वेश्चंस खुद ब खुद वो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो आप जब भी उसको प्रिपेयर करो तो क्रोनोलॉजी हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे सपोज करो आप शेक्सपियरियन प्ले ही पढ़ रहे हो, तो आप स्टार्ट करो फ्रॉम हिज इनिशियल प्लेस एंड देन उसके जो है एंड के प्ले पे जाना चाहिए। इसका सबसे अच्छा सोर्स है विकीपीडिया। विकीपीडिया पे आप जब उसके क्रिएशंस को देखोगे तो वो सीरीज़ ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज रहेगा। आप उसको नोट डाउन कर सकते हो और आप उसको उस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। ये तो हुआ ड्रामा, फिक्शन, इंडियन राइटिंग, पोइट्री के बारे में। पोइट्री पे मैं थोड़ा और फोकस करना चाहूँगा। पोइट्री में दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स से क्वेश्चंस आते हैं, जो कि है रोमांटिक एज एंड देन देयर इज़ ऑगस्टन एज। ऑगस्टन एज में ऑगस्टन एज में प्रोज राइटिंग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, बट अलेक्जेंडर पोप को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। अलेक्जेंडर पोप एक बहुत इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं, उनसे ऑगस्टन एज में बहुत सारे क्वेश्चंस बने हैं। और न्यू क्लासिकल एज भी उसे कहा जाता है। न्यू क्लासिकल एज में उसे कहा जाता था एज ऑफ रीज़न, तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे। उसी के जवाब में जो है रोमांटिक एज आया, और रोमांटिक एज से भी फिर क्वेश्चन बनने लगे। उसमें वर्ड्सवर्थ, शेली, कीट्स, ये सब जैसे पोइट्स आते हैं, और ये आपको प्रिपेयर करना होगा। और आप उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोइट्री का सेक्शन आता है, वो वॉर पोइट्स का। सेट में बहुत सारे क्वेश्चंस वॉर पोइट्स से आए हैं। वॉर पोइट्स में जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं वो समझ सकते हैं कि सिगफ्रीड ससून, विल्फ्रेड ओवेन, इनके क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बिकॉज जब वर्ल्ड वॉर 1 हो रहा था तो उसे बहुत ग्लोरीफाई किया गया था, एंड ग्लोरीफिकेशन की वजह से जो जितने भी यंग लड़के थे वो देश के लिए
इन द नेम ऑफ पैट्रियोटिज्म अपने आप को शहीद करना चाहते थे। बट धीरे धीरे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ ऑल वेन और इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो वॉर पोइट्स के कॉन्टेम्प्रेरी थ्योरीज़ पे भी लिखना स्टार्ट किया गया कि ये वॉर कितनी डेडली होती है और ये कितनी कॉस्टली होती है, इस पर कितना ज़्यादा सोशल कल्चर बर्डन आते हैं और इसको किस तरीके से अटेंड किया जा सकता है। ये तो हुआ कि टॉप 5 इजी पोर्शंस। अब तक हम लोगों ने डिस्कस करा था नॉवेल फिक्शन, नॉवेल फिक्शन, ड्रामा, पोइट्री, इंडियन राइटिंग, और उसके बाद थोड़ी बहुत हम लोगों ने फेमिनिस्ट लिटरेचर के बारे में पढ़ा था। फेमिनिस्ट लिटरेचर को आप कभी नहीं भूल सकते हो। फेमिनिस्ट लिटरेचर से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे फेमिनिस्ट लिटरेचर में कमला दास, अगर आप इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें, और सरोजिनी नायडू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा आप अगर आप वर्ल्ड पर्सपेक्टिव में देखें तो मार्गरेट एटवुड, ये सब से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको जैसे द हैंडमेड्स टेल बहुत पॉपुलर एक फेमिनिस्ट डिस्टोपियन नॉवेल है, तो आप उसको ज़रूर पढ़ सकते हो। ये सब क्वेश्चंस बहुत आते हैं। नॉवेल में भी मैं एक चीज़ पॉइंट आउट करना चाहूँगा, यूटोपियन एंड डिस्टोपियन नॉवेल से क्वेश्चन बहुत आते हैं। डिस्टोपियन नॉवेल एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को दिखाता है, तो उसको आप उस तरीके से कैटलॉग कर सकते हो कि किस साल में कितने क्वेश्चन डिस्टोपियन नॉवेल से आया है, किस साल में कितने क्वेश्चन फेमिनिस्ट लिटरेचर से आया है, किस साल में कितने क्वेश्चन इंडियन राइटिंग से आया है। तो ये आपको प्रिपेयर करने का। अब हम बात करते हैं कि कुछ सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक्स जो है कि कल्चर थ्योरीज़ एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को दिक्कत होता है। कल्चर थ्योरीज़ को मैं इनिशियली मुझे भी समझने में दिक्कत होती थी, बिकॉज इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस और ये डे टू डे लाइफ से कनेक्ट आप कर सकते हो, तो इसमें आपको डाउट्स भी बहुत जनरेट होंगे। इसका सबसे अच्छा उपाय मैं कहूँगा कि कल्चर थ्योरी को रैदर दैन यू ट्राई टू मेमोराइज, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। इससे आप ज़्यादा बेटर तरीके से सोशल पर्सपेक्टिव में उसको समझ सकोगे। सपोज़ करो आप कल्चर थ्योरीज़ में स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डिकंस्ट्रक्शंस, इसके बारे में आप पढ़ रहे हो, तो जितने टाइम आप इन सब चीज़ों को पढ़ने में आप रटने में या याद करने में लगा रहे हो, उससे कहीं ज़्यादा बेटर है कि आप उसको समझने की प्रयास करें कि डिकंस्ट्रक्शन किस बारे में है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, और टेक्स्ट को किस तरीके से अलग अलग वेरिएबल्स में चेंजेस किया जा सकता है। और हर की एक अपनी ओन इंडिविजुअल नरेशंस होती है, एक इंडिविजुअल्स ग्राफिंग कैपेसिटी होती है, और वो उस तरीके से टेक्स्ट को कॉम्प्रिहेंड करता है। तो डिकंस्ट्रक्शन इस बारे में नहीं है। तो वैसे ही आप स्ट्रक्चरलिज्म, मार्क्सिज्म में बेस स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, वैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो। लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स के बारे में आप कर सकते हो। लिटरेरी क्रिटिसिज्म्स में क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि सर लिटरेरी क्रिटिसिज्म को प्रिपेयर कैसे करें, बिकॉज उसमें वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है एंड उसको प्रिपेयर करने में याद करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। मैं कहूँगा कि उसको याद करने के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप उसके एज को पढ़ना स्टार्ट करें। उस एज में किस तरीके की राइटिंग लिखी जाती थी, उस एज में किस तरीके का सोशियो कल्चर फिनोमेना था, फाइनेंशियल स्टेटस क्या था, सोसाइटी किस तरीके से बाइफर्केटेड थी। तो जो क्रिटिसिज्म होगा, क्रिटिसिज्म भी समाज से ही डेवलप होता है, और क्रिटिसिज्म कोई इंसान ही करता है। तो आपको उस इंसान के एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट को समझना है। तो ये बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो सकता है जब आप उसके सोशियो कल्चर पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करोगे। ये तो हुआ लिटरेरी क्रिटिसिज्म को लेके। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश को भी हम हटा दें तो क्वेश्चंस आते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल पर्सपेक्टिव से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि इंडिया में इंग्लिश राइटिंग की शुरुआत कब हुई। इससे बहुत क्वेश्चंस आंध्र प्रदेश स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में क्वेश्चंस आए थे, तो आपको ये बहुत प्रिपेयर रखना है। तो ट्रांसलेशन स्टडीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जिसमें मराठी लिटरेचर, तमिल लिटरेचर, तेलुगु लिटरेचर, इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको एक ओवरऑल माइंडसेट डेवलप करना है कि किस तरीके से कितने क्वेश्चंस हम प्रिपेयर करें कि ट्रांसलेशन स्टडीज़ के क्वेश्चन हम लगा सकें। जैसे ज़्यादातर क्वेश्चन जो ट्रांसलेशन स्टडीज़ में आते हैं वो दलित लिटरेचर सेंट्रिक होते हैं, और आपको उससे ही रिलेटेड कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको वैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको जो लिस्ट ऑफ नॉवेल अवार्ड, साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर, ये सब आपको बिल्कुल याद होने चाहिए, बिकॉज इससे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। रिसेंटली इस बार जब मैं प्रिपेयर हो रहा था तो 28 का लिटरेरी साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है इन इंग्लिश में किसको मिला है, ये क्वेश्चन आया था। तो आपको जो है लिस्ट ऑफ अवार्डीज़, नॉवेल अवार्डी, साहित्य अकेडमी अवार्डी, ये आपको प्रिपेयर करके रखना है। ये तो हुआ आपको कि पेपर टू अप्रोच कैसे करते हैं। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है कि इवन व्हेन यू अपीयर, तो आप क्या क्या चीज़ जो है एग्ज़ाम डे ऑफ एग्जामिनेशन आप नहीं करनी चाहिए आपको, जिससे कि आपका आप फेल होने से बच सके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने गलती की, जो मैं शेयर करना चाहता हूँ, कि आप अपने लास्ट 15 to 20 डेज़ में कोई भी नया टॉपिक ना पढ़ें।
बिकॉज जब आप अपने न्यू टॉपिक को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो आपका रिवीजन उतने अच्छे पर्सपेक्टिव से नहीं हो पाता है जितना आप एक नॉर्मल रूटीन में कर सकते हो। तो आपको जो है लास्ट 15 to 20 डेज़ में कोई न्यू टॉपिक्स नहीं पढ़ना है, आपको एट द सेम टाइम रिवीजन ऑन ए कॉन्स्टेंट बेसिस करना है। जैसे मैं अपना रूटीन बताऊं तो मैं 7 to 8 आवर्स पढ़ता था और उसमें मैं 2 से 3 घंटे रिवीजन के लिए हमेशा निकाल के रखता था। बिकॉज ज़्यादातर बच्चे क्या गलतियां करते हैं कि वो पढ़ते तो बहुत हैं बट एट द सेम टाइम जब वो आगे पढ़ते हैं तो पीछे वो भूलते जाते हैं बिकॉज उनका रिवीजन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। तो आपको रिवीजन रेगुलरसली करना है और इसको हर दिन फॉलो करना है, बिकॉज यही आपको लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट को आप कितना चीज़ अटेन कर सकते हो, कितनी चीज़ को आप मेमोराइज कर सकते हो। बिकॉज सेट एग्जामिनेशन इज़ नॉट अ सब्जेक्टिव, इट इज़ वेरी ऑब्जेक्टिव। तो आपको मेमोरीज़ को आपके मेमोरीज़ को बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जो सवाल देखने के बाद आपको आप आंसर्स को क्लिक कर सको, ये बहुत अच्छे से बता सको। ये क्वेश्चन आया। अब तो आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों पे कि व्हाट हैपेंस आफ्टर क्वालिफाइंग स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। नेट का तो हमें पता है कि नेट निकालने के बाद यू गेट 2 ऑप्शंस, वेदर यू कैन join for research or you can be appointed as an assistant professor in college or universities. The same way SET also does the same thing. बस सेट में एक चीज़ ये है कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको स्टेट वाइज होता है, तो आपको स्टेट सेंट्रिक क्वेश्चंस जो है पेपर 2 में ज़्यादा आते हैं, पेपर 1 में ज़्यादा आते हैं। तो आपको हर स्टेट वाइज अपने स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है। नेट में वो नहीं है। नेट में आप जो है एक जनरल पैटर्न को, जैसे 10 टॉपिक्स है उसको आप प्रिपेयर करते हो और उसी से क्वेश्चन हर बार आता है। सेट में इंडियन राइटर से क्वेश्चन जाता है, नेट में अमूमन इंडियन राइटिंग से उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो ये आपको करना है। क्वालिफिकेशन के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस इफ यू क्वालिफाई एंड यू गेट द सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, देन उसके बाद आपको 2 ऑप्शंस दिए जाते हैं स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट में। द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज़ कि आइदर यू कैन ऑप्ट फॉर अ PhD प्रोग्राम इन एनी ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट इन जिसमें आपने सेट क्लियर किया है। सपोज़ जैसे मैंने आंध्रा सेट क्लियर किया है, तो मैं यहाँ आंध्र प्रदेश के किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में PhD के लिए एलिजिबल रहूँगा। आई विल बी डायरेक्टली कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू एंड उसके बाद मैं सेलेक्ट हो सकता हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, इफ़ यू वांट जॉब, you will be directly recruited as an assistant professor and as a lecturer based on the interview which is conducted by DRC, that is Departmental Research Committee। वो आपको डिसाइड करती है एंड उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। कुछ चीज़ें जो मैं अगेन नोटिस करना चाहूँगा, व्हाट हैपेंस आफ्टर क्वालिफाइंग सेट एग्जामिनेशन, दैट सेट जब आप क्वालिफाई कर लोगे तो अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो, देन बी वेरी फाइन विथ योर रिसर्च टॉपिक, बी वेरी क्लियर आपको रिसर्च किस टॉपिक पे करना है, रादर दैन कि कोई और आपको रिसर्च के बारे में बताए। आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका सेल्फ इंटरेस्ट किस टॉपिक में है। वेल, एट द सेम टाइम जॉब पर्सपेक्टिव की बात करते हैं। जॉब UGC की नॉर्म्स है कि द मिनिमम एलिजिबिलिटी टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर एंड लेक्चर इज़ आइदर नेट और सेट। ज़्यादातर बच्चे ये देखते हैं कि वो सेट को दरकिनार कर देते हैं, सेट पे उतना फोकस नहीं करते हैं, वो नेट को ही देखते हैं और नेट जब बहुत बार नहीं निकलता है तो वो डिमोरलाइज होकर वो होप छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। सेट इज़ इक्वली दैट इम्पॉर्टेंट। इसका सबसे अच्छा मैं उदाहरण वो देता हूँ कि जब आपका रिक्रूटमेंट होता है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो एक API फॉर्मेट बनती है, दैट इज़ कॉल्ड एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो उसमें सेट के 3 नंबर मिलते हैं और वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग रन। इवन व्हेन यू ट्राई गेट प्रमोशंस एंड ऑल दोज थिंग्स, तो उसमें भी वो सेट के मार्क्स बहुत काउंट होते हैं। तो आपका API स्कोर बहुत सुधरता है और आपका जितना अच्छा API स्कोर होगा, आपके रिक्रूटमेंट के चांस उतने अच्छे बेटर होंगे। रिक्रूटमेंट में आप और एक अच्छी चीज़ कर सकते हो कि आपका मास्टर्स में आपको बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। लाइक मेरा एल्मा मैटर BHU था, मैंने BHU से BA and MA करा था, तो मैंने रिगरसली जो है एंट्रेंस की तैयारी करी थी एंड मैंने क्रैक करा था। तो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। मैंने MA इंग्लिश के फर्स्ट ईयर में ही मैं MPhil PhD का फॉर्म भरता था और मैंने जो है जस्ट टू हैव एक्सपीरियंस ऑफ इट कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं PhD एंट्रेंस में, मैंने ये भी जो है ट्राई करने के लिए मैंने दिया। तो इस तरीके से आपको एक अपने ऑरा को बढ़ाना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा कि ताकि इन डेप्थ नॉलेज जनरेट हो सके। और आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फोकस रखना है कि स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको ज़रूर दिमाग में रखना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही जो है ज़्यादातर इर्द गिर्द के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आप एक कैटलॉगिंग बना लें कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं। आपको ईजिली सेट के वेबसाइट्स पे वो मिल जाएंगे एंड आप उस तरीके से डेवलप कर सकते हो। आंध्र प्रदेश का भी यही फॉर्मेट था। आंध्र प्रदेश में जैसे मैंने दिया, तो आंध्र प्रदेश में पेपर 2 में ज़्यादा क्वेश्चन
तेलुगु लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चन आया, साउथ इंडियन लिटरेचर से ज़्यादा आया, साउथ इंडियन फेमिनिस्ट लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चन आया, दलित लिटरेचर से ज़्यादा क्वेश्चन आया, ब्रिटिश लिटरेचर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पोर्सन था, उससे ज़्यादा क्वेश्चन आया, एफ्रो अमेरिकन को आप नहीं छोड़ सकते हो। तो ये सब पर्सपेक्टिव को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बोलूँगा, वर्ल्ड लिटरेचर। वर्ल्ड लिटरेचर को आप हमेशा ध्यान में रखिए। वर्ल्ड लिटरेचर से क्वेश्चन बहुत आते हैं, जैसे कि मार्गरेट एटवुड जो कैनेडियन लिटरेचर है उनसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, गुंटर ग्रास जो जर्मन लिटरेचर है उनसे बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका एक पूरा वास्ट नॉलेज जनरेट पड़े। इंटरव्यू के दौरान मैं एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कहूँगा कि बी वेरी काम, बी वेरी पॉजिटिव इन योर एटीट्यूड, बिकॉज ये बहुत मैटर करता है। आपका फर्स्ट हैंड इंप्रेशन बहुत कैरी करता है कि वो किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हो। अगर आपको अगर कोई चीज़ नहीं भी आ रहा है, यू कैन ईजिली से सॉरी सर आई डोंट नो, एंड यू कैन एक्सेप्ट दैट फैक्ट एंड दैट यू कैन से कि सर ये चीज़ मैं आगे जाके मैं कोशिश करूँगा इसका आंसर ढूंढने का। तो आपको यू हैव टू बी वेरी पोलाइट। एक कहावत है कि पोलाइटनेस एंड पेशेंस ऑलवेज पे, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं सेट के बारे में बोलना चाहूँगा कि नेट आप 6 मंथ के इंटरवल पे ही दे सकते हो, बट अगर कोई स्टूडेंट एक रिगरसली तैयारी कर रहा है और वो सेट के नोटिफिकेशन पे ध्यान रखा है, तो एक 6 मंथ्स के पीरियड में तकरीबन वो 3 से 4 सेट अलग अलग स्टेट्स का दे सकता है। जैसे मैंने तकरीबन 4 महीने के क्रम में मैंने आंध्रा सेट को क्लियर किया, मैंने रिसेंटली 14 Feb को नॉर्थ ईस्ट आसाम जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट को मैंने एग्ज़ाम दिया है, और आने वाले 11 अप्रैल को कर्नाटका सेट का एक पेपर है। सो आप इस तरीके से नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स अपने बढ़ा सकते हो, तो आपके जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एंड इवन इन द फील्ड ऑफ रिसर्च एंड पीएचडी आपके स्कोप बढ़ जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सेट एग्जामिनेशंस का है उसमें कि आप इवन इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ पीएचडी, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाता है। यू आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम राइटिंग अ पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो। मैं लास्ट कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये करना चाहूँगा कि जिन बच्चों का नेट क्लियर नहीं हो पा रहा है, जो बहुत ज़्यादा हतोत्साहित हैं, जिनको लगता है कि ये नेट उनके बस की बात नहीं है, I'll say that first try to clear set, because it is equally as important as NET hours, and it will give you the qualification and the ability to apply for the post of assistant professor and lecturer. एट लास्ट मैं दिल्ली नॉलेज ट्रैक का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, बिकॉज ये एक बहुत ही एकेडमिक एंड बहुत ही रिसोर्सफुल प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स के सक्सेसफुल स्टोरीज़ को आप देख सकते हो, स्ट्रैटेजी बना सकते हो, डेवलप कर सकते हो, और आप उस हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हो। मैंने भी अपने प्रिपरेशन के दौरान में दिल्ली नॉलेज ट्रैक को बहुत ज़्यादा फॉलो करा था, उनके स्ट्रैटेजी को मैंने देखा था, और मैंने अपने हिसाब से उसको मॉड्यूल करा था। तो दिल्ली नॉलेज ट्रैक को आई हार्टली थैंकफुल फॉर इन्वाइटिंग मी ऑन देयर such an auspicious platform. Thank you.